हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बॉयल्स लॉ को स्टडी किया। अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स ने स्टडी किया और ये बताया कि किसी भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का अमाउंट ऑफ कांस्टेंट रहना चाहिए। उस समय उसका वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है और डिक्रीज करने पर डिक्रीज होता है। पर कितना डिक्रीज और इंक्रीज होता है? हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं या उससे कम करते हैं तो उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा वो हर बार V0 बाय 273.15 का चेंज वॉल्यूम में हर 1 डिग्री के लिए हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने पर कम हो जाएगा और बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो V0 है वो उस गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम है। सो वी कैन से कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1.273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज V0 बाय 273.15 एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट हो, गैस का अमाउंट कांस्टेंट हो, तो जैसे ही हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसका वॉल्यूम V0 बाय 273.15 उसमें ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कम करने पर इतना ही कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है V एट T डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज T रिप्रेजेंट T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V0, जितना V0 पर है, प्लस 1 डिग्री पर कितना चेंज हो रहा है? V0 बाय 273.15 वॉल्यूम 1 डिग्री पर इंक्रीज हुआ, तो 2 डिग्री पर 2, 3 पर 3, तो T डिग्री पर इंटू T। हियर T यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट इज T हियर? T इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? अगर मैं यहां पर इसे रिप्रेजेंट करता हूं तो इसे मैं स्पेशली लिख सकता था VT इज इक्वल टू V0, हम यहां पे कॉमन लें तो इसे हम 1 प्लस T बाय 273.15 बोल सकते हैं। और फर्दर हम इसको VT इज इक्वल टू V0 और यहां पर इसे हम आपका सॉल्व करें तो 273.15 सिंप्लीफाई करने पर ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में अगर है, डिग्री सेल्सियस में, तो अगर आप उसमें 273.15 ऐड करते हैं तो वो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल आ जाएगा। केल्विन स्केल में हम इसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 273.15। यहां पर याद रहे आपको कि ये जो T है यहां पर वो T इज टेम्परेचर इन केल्विन। इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। जब हम इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे तो यहां पर में V0 जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी एक डेफिनेट अमाउंट के लिए, अगर अमाउंट चेंज होगा तो V0 चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो चेंज होगा, बट एक कांस्टेंट प्रेशर पर एक डेफिनेट अमाउंट का जो वॉल्यूम होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो भी एक कांस्टेंट होगा। सो अल्टीमेटली मैं यहां पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि इफ वॉल्यूम इज V1 एट T1 केल्विन एंड वॉल्यूम इज V2 एट T2 केल्विन, देन V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। क्योंकि जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो V0 बाय 273 दोनों में कॉमन होगा जो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दो रेशियो अगर इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं सो वी कैन राइट कि V प्रोपोर्शनल टू T और V इज इक्वल टू KT। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इस चार्ल्स लॉ को एक नए तरीके से अब मैं यहां पर इसको बोल सकता हूं, और वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस, जब गैस का अमाउंट कांस्टेंट हो, डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अरे किसके प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये यहां पर याद रखें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। इन डिग्री सेंटीग्रेड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर का एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से आप यहां पर इस चार्ल्स लॉ को
इस तरह से सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर एक वॉल्यूम और टेम्परेचर के वेरिएशन को कर्व से ड्रॉ करें तो यहां पर मैं इस एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले रहा हूं डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हम लोग जानते हैं कि माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां से इस तरफ ये प्लस में इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ ये माइनस में, दैट इज -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरफ मैं यहाँ पर वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करूं तो हर गैस के एक फिक्स्ड अमाउंट का, एक डेफिनिट अमाउंट का, एक कांस्टेंट प्रेशर पर एक वॉल्यूम जरूर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी, और उस वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं V नॉट से। ये V नॉट है, ये यहाँ पर इंटरसेप्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये V नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। अगर यहाँ पर अमाउंट ज्यादा होगा गैस का तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो V नॉट की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। अगर वो और ज्यादा अमाउंट होगा तो वॉल्यूम और ज्यादा होगा V नॉट पर। प्रेशर के अकॉर्डिंग भी ये चेंज होगा, लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है और उसका अमाउंट कांस्टेंट है तो ये वैल्यू जो भी होगी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर सपोज कीजिए कि ये वैल्यू ये है तो यहां से टेम्परेचर राइज करने पर मुझे जो चेंज मिलेगा वो कर्व इस तरह से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये हमारा इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस पर वॉल्यूम लिया मैंने, एक्स एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया है, तो y इज इक्वल टू nx प्लस c से हम कंपेयर करें तो इंटरसेप्ट V नॉट 0 डिग्री पर वॉल्यूम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और n इसका जो स्लोप होगा वो V नॉट बाई 273.15 होगा। तो यहां पर मैं इसके साथ में ये अगर एंगल थीटा है तो इसका स्लोप जो होगा वो हम लोग जानते हैं वो tan थीटा होता है, एंड इट विल बी इक्वल टू V नॉट बाई 273.15। और अगर मैं यहां से वॉल्यूम को कम करता हूं तो ये मैंने इसे आपसे कहा था टेम्परेचर कम करने पर, टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको 0 से कम करता हूं तो उस समय वॉल्यूम इसी रेशियो में इसी तरीके से कम होता जाएगा, कम होगा, दैट इज ये माइनस में हो जाएगा, V नॉट माइनस V नॉट 273.15 T। तो उस केस में ये वॉल्यूम कम होगा जब टेम्परेचर हम माइनस में, दैट इज हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। और वॉल्यूम कम होने पर एक्सट्रापोलेशन से मुझे एक पॉइंट मिलेगा। मैं यहां पर इस कर्व को एक्सट्रापोलेट कर रहा हूं, इसका रीजन है कि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर ये वॉल्यूम डिक्रीज होते होते 0 हो गया। जिस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए उस टेम्परेचर को जो इसके करेस्पॉन्डिंग होगा इस T डिग्री सेंटीग्रेड जो यहाँ पे है ये होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कहा गया एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, और इसे कहा गया दैट इज, और इसे कहा गया 0 केल्विन। किसी भी गैस का जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करने पर वो 0 केल्विन तक पहुंचने से पहले ही या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज लिक्विफाइड और सॉलिडिफाइड। इसीलिए किसी भी गैस की स्टडी 0 डिग्री पर नहीं की जा सकती, या हम ये कह सकते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। थ्योरेटिकली ये कहा जा सकता है कि मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, बट गैस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये कर्व कांस्टेंट प्रेशर पर हमने, दैट इज चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कांस्टेंट प्रेशर पर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो ऐसे कर्व्स को हम आइसोबार बोलते हैं। तो ये यहां पर इसका आइसोबार है जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वेरिएशन इन वॉल्यूम बाय चेंज इन टेम्परेचर। पर यहाँ पे टेम्परेचर किसमें लिया हुआ हमने, डिग्री सेंटीग्रेड में। यहां पर हम इसको वॉल्यूम को डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं यहीं पर अगर मैं अपना कर्व ड्रॉ करूं, वेरिएशन यहाँ पर वॉल्यूम का और टेम्परेचर इन केल्विन का, तो हम लोग जानते हैं केल्विन में टेम्परेचर होता है वो मिनिमम 0 केल्विन है, दैट इज नेगेटिव में नहीं होता। दिस टेम्परेचर इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे कर्व में 0 से स्टार्ट करूं तो यहां से ये 0 केल्विन से और ये T केल्विन तक मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो किसी भी गैस के डेफिनेट अमाउंट का वॉल्यूम किस तरह चेंज होगा। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि V इज इक्वल टू KT को फॉलो करता है। यहाँ पे K कांस्टेंट है तो इसको मैं y इज इक्वल टू mx से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो अल्टीमेटली y एक्सिस पर v और x एक्सिस पर t टेम्परेचर इन केल्विन। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये इस कर्व की नेचर क्या होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो
ओरिजिन से होता हुआ निकल रहा होगा। लेकिन इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, मैं स्लोप को यहां से डिपेंड कर सकता हूं। व्हाट इज के हियर, अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो v इज इक्वल टू के टी से कंपेयर करने पर के क्या आ रहा है, के आ रहा है यहां पर v नॉट बाय 273, ये के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं हियर द स्लोप इज ऑल्सो v नॉट बाय 273.15। अगर मैं इसी कर्व में यहां पर कई बार पूछ लेते हैं, वो मैंने आपसे पिछले क्लास में बात की थी कि अगर यहां पर आपसे कर्व पूछा जाता है वी टी और टी स्क्वायर के साथ, तो जिस तरह का कर्व आपसे पूछा जाए आप उसी तरह के चेंजेस यहां पे कर लें। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई पूरे में टी से कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा यहां पर v इंटू टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। यहां पर वी टी को अगेन मैंने वाई एक्सिस पर लिया हुआ है, टी स्क्वायर को अगेन मैंने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है। सो अल्टीमेटली वाई इज इक्वल टू ये भी एक्स को फॉलो कर रहा है। सो इट विल ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन और इसका स्लोप जो होगा वो भी कितना होगा, इट इज ऑल्सो वी नॉट बाय 273.15। ये वही स्लोप होगा जो यहां पर है। और ये सभी जो कर्व हैं, एक बार फिर आप ध्यान दें, ऑल आर एट कांस्टेंट प्रेशर्स, ऑल आर रिप्रेजेंटिंग चार्ल्स लॉ। तो कांस्टेंट प्रेशर के इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल आर आइसोबार्स। ये सभी आइसोबार हैं। और इन आइसोबार्स में अगर हमसे आपसे पूछा जाए कर्व ड्रॉ कीजिए, यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व ऑफ v बाई टी, v बाई टी का विद टेम्परेचर इन केल्विन और विद वॉल्यूम। बताइए वेरिएशन को इससे रिप्रेजेंट करना है आपको कर्व से, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगेन आप यहां पर एक बार फिर देख सकते हैं, v इज इक्वल टू के टी से क्लियर हो रहा है कि मैं इसको v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के कह सकता हूं। v बाई टी क्या है यहां पर, v बाई टी कॉन्स्टेंट है। अगर v बाई टी कॉन्स्टेंट है दैट इज ए रेशियो जो है आपका, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते थे, v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। ये इधर आ जाएगा और v2 इधर आ जाएगा। तो अगर एक कांस्टेंट है तो क्लियर हो गया कि आप टेम्परेचर चाहे जितना चेंज कर लीजिए, वॉल्यूम उसी तरह चेंज होगा कि रेशियो v बाई टी है वो चेंज ना हो। वॉल्यूम चेंज करने पर टेम्परेचर या टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होते रहेंगे, लेकिन v बाई टी का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस। दैट इज ये आइसोबार है, ये चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम इन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग इनके चेंजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं एक बार यहां पर और रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं कर लेता हूं यहां पर लॉग टी लॉग वी और लॉग टी के बीच, यहां पर ये आप याद रखें टेम्परेचर इन केल्विन है। अगर मैं यहां पे कर्व ड्रॉ करता हूं तो कर्व की नेचर कैसी होगी, तो बहुत सिंपल है। ये सिंपल एक मैथ चल रहा है यहां पर। अगर v इक्वल टू के टी से आप देखें तो मैं इसका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं इसका लॉग लेता हूं दोनों साइड में तो क्या बन जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी। और अब मैं यहां पर एक्स एक्सिस पर लॉग टी ले रहा हूं, वाई एक्सिस पर लॉग v ले रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है, जहां पर m जो है स्लोप वो है 1। अगर m 1 है, अगर स्लोप 1 है दैट इज tan थीटा है वो 1 है, तो थीटा कितना होगा, देन एंगल विल बी 45 डिग्री। तो यहां पर कर्व की नेचर कैसी होगी कि यहां पर कर्व एक इस नेचर का होगा जिसमें y एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट होगा लॉग के इक्वल, और इसका जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, दैट इज स्लोप इसका 1 होगा। तो इस तरह से तो गाइस ये चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा कि m कांस्टेंट है, अमाउंट कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, हमने वॉल्यूम का चेंज देखा टेम्परेचर के साथ। अगर मैं इस सारी कहानी में एक बार फिर आप सोच लें, मैंने यहां पे क्या रखा था, अमाउंट कांस्टेंट, और मैंने क्या देखा, प्रेशर कांस्टेंट, और ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब मैं अगर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट लूं और गैस के प्रेशर पे दैट इज अमाउंट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर में चेंज किस तरह होगा, टेम्परेचर को चेंज करने पर इस लॉ को बताते हैं, या ये जो लॉ इस बात को बताता है उसे बोलते हैं गैलुसेक्स लॉ या एमिटेंस लॉ।
तो अब हम इसके आगे अगर हम एमिटेंस लॉ की बात करें, दैट इज गैल्यूसेक्स लॉ की बात करें, तो इस लॉ में और चार्ल्स लॉ में सिर्फ आपको एक अंतर करना है कि जहां भी इस पूरी कैलकुलेशन में, इस पूरे स्टडी में प्रेशर है, उसे आप लोग वॉल्यूम से चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, और वॉल्यूम को प्रेशर से चेंज कर दें, तो यही एमिटेंस लॉ बन जाएगा। कैसे? मैं रेड पेन से इन सारे चेंजेस को इसमें करने जा रहा हूं। सो नाउ गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारे चेंजेस हैं वो हमने यहाँ पे कर दिए हैं। तो एमिटेंस लॉ जो है वो चार्ल्स लॉ जैसा ही है। वहां पर प्रेशर के लिए हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर ऑफ अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप ये बोलते हो वॉल्यूम को यहाँ और प्रेशर को यहाँ पर, तो ये चार्ल्स लॉ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर आप बोलते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसे हम बोलेंगे एमिटेंस लॉ और गैल्यूसेक्स लॉ। तो इस तरह से बिल्कुल सिमिलर नेचर है, वही स्लोप्स, वही कर्व्स, सब आप इसको एक बार अच्छे से स्टडी करें। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आगे स्टडी करते हैं। And now guys, the first question, calculate percentage rise in temperature to expand the volume of gas by 40% at constant pressure. Constant pressure पर टेम्परेचर राइज करके वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है, दैट इज ये चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अभी हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम V1 अपॉन T1 इनिशियली इज इक्वल टू V2 बाई T2। हमें राइज निकालना है परसेंटेज, तो पहले हमें T1 T2 का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले V1 जो है वो V1 बाय T1 को हम T1 ही मेंशन करते हैं, इज इक्वल टू V2 कितना है? इसने कहा है V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 40% ऑफ V1। इसने कहा है कि वो आपको टेम्परेचर फाइंड करना है जिसमें वॉल्यूम है वो 40% एक्सपेंड हो जाए और ज्यादा हो जाए, 40% बढ़ जाए। जितना वॉल्यूम था उसी का 40% और इंक्रीज हो जाए। तो आप इसे क्या बोल सकते हो? यू कैन राइट इट एज V1 प्लस 40/100 इंटू V1, दैट इज 1.4 V1। तो ये V2 वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1.4 V1 डिवाइड बाई T2। इस तरह से आप यहाँ पे देखें तो V1 से V1 ये आपको 1 टाइम, यहाँ पे 1.4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये T2 इज इक्वल टू 1.4 T1। तो आपको पहले परसेंटेज राइज के लिए पहले राइज निकाल लिया आप लोग टेम्परेचर में, तो राइज इन टेम्परेचर विल बी T2 माइनस T1। T2 is 1.4 T1 and T1, so it is 0.4 T1। ये राइज है, और जब हम परसेंटेज में राइज निकालते हैं या किसी भी चीज में परसेंटेज, तो परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज या राइज अपॉन इनिशियल इंटू 100। सो राइज इज 0.4 T1, इनिशियल इज T1 इंटू 100, नाउ इट इज 40%। सो इट इज क्लियर that on increasing 40% temperature, volume will also increase by 40%. Now the second question में आप देखें, if an ideal gas at 100 Kelvin is heated to 109 Kelvin in a rigid container, जब कंटेनर के बारे में कहा जाए रिजिड है, दैट इज नहीं कंप्रेस हो सकता है ना एक्सपेंड हो सकता है, दैट इज ये रिजिड से हमें जो नॉलेज मिलती है वो ये है कि ये यहाँ पर वॉल्यूम V जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। उसने कहा है द प्रेशर इंक्रीज्ड बाय X%, दैट इज प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज होता है, दैट इज एमिटेंस लॉ। तो एमिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही परसेंटेज इंक्रीज पूछा है हमसे, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए पहले हमें प्रेशर का डिफरेंस पता होना चाहिए, कितना इंक्रीज हुआ, डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100। तो हम वही काम यहाँ पर फिर करते हैं, बट नाउ इट इज एमिटेंस लॉ। एमिटेंस लॉ को हम लोग गैल्यूसेक्स लॉ भी बोलते हैं, और एमिटेंस लॉ क्या कहता है? P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। यहां पर अगर हम इससे सॉल्व करें तो प्रेशर जो है वो हमें इंक्रीज पता करना है, P1 अपॉन टेम्परेचर है वो 100 केल्विन है पहले,
P2 है वो भी हमें पता करना है, आयोडीन का डिफरेंस पता करना है। T2 जो है वो 109 केल्विन है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको यहाँ पर P2 की वैल्यू मिलेगी, P2 इज इक्वल टू 109 P1, 109 P1 डिवाइड बाई 100। सो गाइस यहाँ पर जो चेंज आया प्रेशर में, चेंज इन प्रेशर या आप इंक्रीज भी कह सकते हो, वो चेंज इन प्रेशर क्या हुआ, P2 माइनस P1। एंड व्हाट इज P2? P2 जो है वो 109 P1 बाई 100 है, माइनस P1। अगर आप यहां पर एलसीएम लेते हैं 100 इन दोनों केसेस में, तो ये यहां पे हो जाएगा 109 P1 माइनस 100 P1। सो अल्टीमेटली इट विल बी चेंज इज 9 P1 बाई 100। ये चेंज आ गया प्रेशर में। अगर प्रेशर में चेंज आ गया है तो आप इसके आगे इसमें परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज कहो या परसेंटेज राइज कहो, बिल्कुल इसी तरह से। तो क्या होगा परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज दैट इज परसेंटेज ऑफ एक्स। उसने कहा है कि x% इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज x% इज इक्वल टू चेंज 9 P1 बाई 100 डिवाइड बाय initial. What is initial? Initial is pressure P1 divided by initial into 100. 100 cancelled by 100 by one time. P1 से P1, that is it is 9%. So what is the value of x here? X is 9. It is your answer. Now guys, the third question. Here two inflated balloons, first and second, having volumes 600 ml and 1500 ml at 300 Kelvin, are taken as shown in diagram. ये दो बलून्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरह से एक के अंदर दूसरे को रखा गया है। ये दो बलून्स हैं। इन्होंने कहा है कि इन बलून्स का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो इनर का, अंदर वाले का और बाहर वाले का 800 ml और 1800 ml है रेस्पेक्टिवली। दैट इज इसका वॉल्यूम जो है, मैक्सिमम कैपेसिटी वो 800 ml की है और बाहर वाले इस बलून की है वो 1800 ml है। दैट इज इससे ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो सकता। अगर हम और आगे इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो ये वर्स्ट हो जाएंगे, दैट इज फट जाएंगे यहाँ पर। तो ये कह सकते हैं देन फाइंड द बलून विच वर्स्ट फर्स्ट ऑन हीटिंग ग्रेजुअली। अब यहाँ पर आप जानते हो ये बलून्स है वो एटमोस्फेयर में रखे हुए हैं, तो इनका जो प्रेशर है एटमोस्फेरिक वो तो कांस्टेंट रहता है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, पर आप क्या कर रहे हो, ग्रेजुअली हीटिंग कर रहे हो। दैट इज टेम्परेचर है वो आपका वेरिएबल है, और इसके वेरी करने से वॉल्यूम भी वेरी करेगा। तो क्या हुआ, ये चार्ल्स लॉ हुआ। कांस्टेंट प्रेशर पर अब इनके अंदर जो गैस फिल है इन बलून्स के अंदर, वो भी ना गैस बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, दैट इज अमाउंट भी कांस्टेंट है। तो जब अमाउंट कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है, चार्ल्स लॉ कहता है। तो चार्ल्स के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है जिस पर ये विथस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम पर ये रह सकते हैं, वो मैक्सिमम कैपेसिटी है 800। इसको मैं इनका फाइनल वॉल्यूम मानता हूं, और अभी जो वॉल्यूम इनका है टेम्परेचर 300 केल्विन पर, वो ये आपका V1 मानता हूं यहां पर। तो इस तरह से मुझे इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी का जो वॉल्यूम है उस पर टेम्परेचर कितना मैं बढ़ा सकता हूं वो मुझे मालूम चल जाएगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं फॉर इनर बलून और बलून फर्स्ट, इसके लिए मैं कह सकता हूं यहां पर V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। V1 है आपका 600 ml। कब है 600 ml? जब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, दैट इज डिवाइड बाई 300 केल्विन इक्वल टू वॉल्यूम। V2 कितनी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इज 800 ml, दैट इज V2 इज 800 ml। पर ये मैक्सिमम कैपेसिटी तक कब पहुंचेगा, किस टेम्परेचर पर, T2 पर। सो नाउ T2 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे डिवाइड करके निकाल सकते हो 400 केल्विन। 400 केल्विन पर 800 ml तक पहुंच जाएगा। इसके आगे अगर हम गर्म करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से बलून वर्स्ट हो जाएगा। अब हम सेकंड बलून की बात करते हैं। फॉर सेकंड बलून, अगर हम सेकंड बलून की बात करें तो यहां पर वही सेम कंसेप्ट। V1 वॉल्यूम कितना है अभी 1500 ml, टेम्परेचर कितना है उस समय 300 केल्विन, और अब वॉल्यूम इसकी कैपेसिटी कितनी है 1800 ml। 1800 ml किस टेम्परेचर पर होगी ये, हम इसको यहां से डिवाइड करें 5, तो यहां पे 82 आएगा, वो आएगा आपका 360 केल्विन। दैट इज अगर मैं इनको ग्रेजुअली हीट कर रहा हूं
तो 360 डिग्री केल्विन पर, सॉरी डिग्री नहीं बोलेंगे यहां पर, 360 केल्विन पर जो आउटर बलून है, दैट इज बलून सेकेंड, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच चुका होगा। और इसके आगे जैसे हम गर्म करेंगे ये बस्ट हो जाएगा। अंदर वाला है वो 400 केल्विन तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि यहां तक अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक ही पहुंचा है, दैट इज 360 केल्विन पर ये बस्ट नहीं होगा। तो कौन सा बलून पहले बस्ट होगा? सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया, विच बलून बस्ट फर्स्ट? सेकेंड बलून burst first or will burst first. And now guys, the next law is Avogadro's law. एवोगैड्रो ने कहा था, स्टेट किया उन्होंने स्टडी के द्वारा, कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस भले ही अलग अलग हों, लेकिन अगर टेम्परेचर, उनका प्रेशर सेम है तो उनके इक्वल वॉल्यूम में मोल्स भी इक्वल होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि मोल अगर ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन मोल्स इक्वल है तो उनका वॉल्यूम इक्वल होगा। कंडीशन सिर्फ ये है कि उनका टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसा कि आप जानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर 273 केल्विन लिया जाता है और प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस कंडीशन पर कोई सी भी गैस हो, हर गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। या हम ये कहें कि अगर एसटीपी पर सभी गैस का टेम्परेचर प्रेशर है वो क्या कर दिया हमने, सेम, दैट इज एट एसटीपी। कोई सी भी गैस हो उसके 22.4 लीटर में, दैट इज इक्वल वॉल्यूम्स में, उनके मोल्स भी इक्वल होंगे, दैट इज सबका मोल एक होगा। 22.4 लीटर एसटीपी पर हर गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक मोल होते हैं, दैट इज 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर 22,400 ml में, दैट इज 22.4 लीटर में, और 22,400 मिलीलीटर में कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो 1 मिलीलीटर में कितने होंगे? न्यूटन मेथड से 1 ml में हम इसका डिवाइड कर देंगे। सो अल्टीमेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है, ये पर ml है, ये 1 ml में है पर मिलीलीटर। कब? एट एसटीपी पर। जिस तरह से हमने इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहा था, आपको याद होगा, इट इज एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह से हमने इस नंबर को 1 ml में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एसटीपी पर, इस नंबर को हमने कहा है लॉसमेट नंबर। इट इज लॉसमेट नंबर। आप इसको याद रख सकते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो मोल्स इंक्रीज होने पर उसी रेशियो में वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, दैट इज V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, याद रखें, जब तक ये कंडीशन है तब तक ये एप्लीकेबल है। एवोगैड्रोस लॉ, इस कंडीशन पर चार्ल्स लॉ के लिए क्या जरूरी है? नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वो सॉरी नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। बॉयल्स लॉ के लिए हम जानते हैं पी और बी का रिलेशन है, दैट इज वहां पर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एम्पटन्स लॉ है, वो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, दैट इज वहां पर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। एवोगैड्रोस जो लॉ है वो वॉल्यूम और मोल्स का रिलेशन है, वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। इस तरह से इन कंडीशंस को आप रिवाइज करके अच्छी तरह से याद रखें और क्वेश्चंस में इन कंडीशंस के साथ ही आप पहचानने की कोशिश करें कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी लॉज के द्वारा एक कंबाइंड लॉ बनता है, एक इक्वेशन बनता है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। उस आइडियल गैस इक्वेशन की फॉर्मेशन, उसके एप्लीकेशंस और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।